हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस जो कि अभी हाल के वर्षों में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार की एकजुटता में अंतर आत्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है। मतलब कौन सी सामाजिक एकता, एकजुटता का मतलब है एकता, तो यहाँ पर कौन सी सामूहिक एकता है, किस प्रकार की है, जहाँ पर सामूहिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्तिगत चेतना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो क्या वो यांत्रिक एकता है या वो सावयवी एकता है या सामाजिक एकता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा सावयवी, और सावयवी का मतलब होता है जैविक। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका जो है ये राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिकारी कानून को दमनकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या फिर दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या कानून में कोई बदलाव नहीं होता या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज जो है बढ़ता है, तो जैसे जैसे उसके अगले अगले स्तर में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, पहले दमनकारी कानून होता है और दमनकारी के बाद फिर क्या हो जाता है, प्रतिकारी कानून हो जाता है। तो दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पर। तो रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं 4 बताई हैं जिसको उन्होंने अपने एजिल मॉडल में बताया था, यानी कि एडॉप्टेशन, अनुकूलन, गोल यानी लक्ष्य प्राप्ति और इंटीग्रेशन। इसके अलावा इन्होंने लेटेंसी या तनाव नियंत्रण की बात करी है। तो ये तीनों हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है। इनमें से कौन है जो कि जिसको संघर्ष सिद्धांतकार हम कह सकते हैं। ऑप्शन में है आपके डेरेनडॉर्फ, कोजर हैं, कॉलिंस हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संघर्ष सिद्धांतकार जो है ये डेरेनडॉर्फ भी हैं, कोजर भी हैं और कोलिंस भी हैं। तीनों के अलग अलग थियरीज हैं लेकिन तीनों ही संघर्ष सिद्धांत को मानते हैं। यहाँ कोजर जो है संघर्ष को प्रकार्यात्मक मानते हैं और बाकी तीनों ने भी संघर्ष सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। तो तीनों हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1990, 86, 85, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपके लिए आज का प्रश्न देखिए, यहाँ पर यही है, ये जो अधिनियम है ये किस ईयर में आया था, किस वर्ष में आया था, आपको कमेंट करके बताना है। ये जो अधिनियम है ये किस वर्ष में आया था, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ऑप्शन में है इमानुएल दुर्खीम, आगस्त कॉम्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो प्रत्यक्षवाद से दुर्खीम तो प्रत्यक्षवाद के जनक ही माने जाते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉम्ट जनक माने जाते हैं और जो है दुर्खीम ने इसको फॉलो किया है, मतलब उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया है। तो आगस्त कॉम्ट जो है प्रत्यक्षवाद के कौन है, जनक है, और उसके बाद जो है दुर्खीम ने इसको फॉलो किया। तो प्रत्यक्षवाद से ये दोनों ही संबंधित हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपहास और गपशप ये दोनों किसके उदाहरण है। अगर मान लीजिए कि कोई समाज में व्यक्ति है और वो सही तरीके से सामाजिक मानदंडों को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसका उपहास बनाते हैं समाज में लोग, गॉसिपिंग करते हैं। तो गॉसिप अगर कोई करता है तो गॉसिप को क्या कहेंगे, कैसा नियंत्रण है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, अराजकता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं।
तो गॉसिप की बात हो रही है। उपहास और गपशप नियंत्रण तो लगते हैं व्यक्ति पे। व्यक्ति को भय रहता है कि अगर उसने कोई कार्य गलत किया तो समाज उसका जो है उपहास उड़ाएगा, तो इस वजह से वो नियंत्रित रहता है। तो ये अनौपचारिक नियंत्रण में आएगा, क्योंकि लिखित में नहीं है, औपचारिकता यहाँ पर नहीं है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। उपहास और गपशप अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेजी गति से विकसित होती है तो इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं, या संस्कृति युग कहते हैं, या सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहेंगे, भौतिक संस्कृति जो है अभौतिक की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, यानी कि भौतिक संस्कृति जो है ये ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट जो है इसकी ग्रोथ है, और अभौतिक संस्कृति जो है ये पिछड़ रही है। तो ये सिद्धांत दिया था आपके आगबर्न ने। किसने दिया था? आगबर्न ने, और सिद्धांत का नाम था यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत, कल्चरल लैग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इन्होंने कहा था अकबर ने कि सांस्कृतिक विलंबना में कि अभौतिक संस्कृति जो है पिछड़ जाएगी और भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से जो है ग्रो करेगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार हैं? ऑप्शन में है आपके आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह को मर्टन ने बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया है। सबसे पहले शब्द दिया था हाइमन ने। और यहाँ पर ये जो प्रकार हैं ये आकांक्षी भी यहाँ पर हो जाएगा, नकारात्मक भी हो जाएगा, सकारात्मक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया था? तो 15 है, 12 है, 13 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अस्पृश्यता को जो है समाप्त किया गया था आर्टिकल 17 के थ्रू। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया था, और अब ये एक दंडनीय अपराध बन गया है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकट प्रकार वे हैं जो अपेक्षित और अमान्य हैं, अनपेक्षित और मान्यता प्राप्त है, अपेक्षित और मान्यता प्राप्त है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकट यानी कि जो चीज़ हम चाह भी रहे हैं, किसी भी चीज़ का ऐसा प्रकार है जो हम चाह रहे हैं, यानी अपेक्षित है और साथ में मान्य भी है। तो अपेक्षित और मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे प्रकार को हम कहेंगे प्रकट प्रकार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है बीपी मंडल, काका कालेलकर, BR अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ पर पूछ रहा है, और पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसका नेतृत्व किया था काका कालेलकर ने, लेकिन द्वितीय पूछ रहा है तो उसका नेतृत्व किया है आपके बीपी मंडल ने। और इन्हीं की सिफारिशों के बदौलत जो है 27% आरक्षण मिला था ओबीसी को। तो बीपी मंडल आयोग, इसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसके भेद पर आधारित है? शुद्धता और अशुद्धता, भोजन और आश्रय, काला और सफेद रंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जातियों को जो ऊंच नीच के क्रम में बांटा गया है, पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि किसके भेद पर या किस आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर बांटा गया है शुचिता और प्रदूषण, यानी शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। ये माना जाता है कि कुछ जातियाँ जिनमें द्विज जाति आती है, द्विज जाति जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैसे की जितनी भी जातियाँ हैं उनको माना जाता है कि वो बहुत शुद्ध हैं, उनमें शुचिता है। और जो शूद्र हैं, शूद्र को माना जाता है कि वे अशुद्ध हैं। तो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर जातियों को जो है पदानुक्रम में बांटा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। ये अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये ड्यूमा से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला प्रश्न है, अप्रकट प्रकार्य वे हैं जो अनपेक्षित हैं, अमान्य है, अपेक्षित है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अप्रकट प्रकार्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो अप्रकट प्रकार्य वे हैं जो कि अपेक्षित नहीं हो, अनपेक्षित हो और साथ में जो कि अमान्य भी हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे कि अनपेक्षित हो और अमान्य हो। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये जो प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा है ये किसने दी थी, ये पता है ना, ये दिया था आपके मर्टन ने। ठीक, तो यहाँ पर आपका मर्टन अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है। संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है क्या? ज्ञान, आस्था, कला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक परिभाषा भी है और अगर जनरली भी देखें तो संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज्ञान भी आएगा, आस्था भी आएगी, कला भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ईवी रामास्वामी नायकर को निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग से जाना जाता है? तो ये जो नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, ये निम्न जाति आंदोलन के नेता रहे हैं और किस भाग के रहे हैं? दक्षिण भारत के रहे हैं, उत्तर भारत के रहे हैं या पश्चिमी भारत के रहे हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आपने अगर गेस कर लिया होगा, नाम से ही गेस कर लिया होगा, साउथ इंडियन नेम लग रहा है। तो ये जो है निम्न जातीय आंदोलन के नेता रहे हैं, कहाँ के? दक्षिण भारत के रहे हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वेबर ने स्तरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की है? ऑप्शन में आपके वर्ग, परिस्थिति, शक्ति, सत्ता, शक्ति और प्रभाव, वर्ग, परिस्थिति और सत्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वेबर जो स्तरीकरण के आधार की बात करते हैं वहां पर वो बात करते हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर। क्लास, स्टेटस एंड पावर। तो देखिए क्लास, स्टेटस एंड पावर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ये त्रिस्तरीय, इसको वेबेरियन मॉडल बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डेविस और पार्सन्स, डेविस और मूरे, पार्सन्स और रॉस या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो स्ट्रैटिफिकेशन का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है ये दिया है आपके डेविस तथा मूरे ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत डेविस तथा मूर, पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो जाति प्रणाली के अंतर्गत एक तो संदर्भ समूह सिद्धांत पूछ रहा है और दूसरे गतिशीलता। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आ गया आपका संस्कृतिकरण की जो थियरी है, संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण का सिद्धांत आपको पता है किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास ने दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने संस्कृतिकरण के माध्यम से बताया था कि जो निम्न जातियाँ हैं वे द्विज जातियों को संदर्भ समूह के तौर पर मानती हैं और उनको संदर्भित करते हुए अपने एक्शंस करती हैं, उनके कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देती हैं और सारी चीज़ें करती हैं। तो धीरे धीरे एक ऊर्ध्वमुखी, एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज ऊर्ध्वमुखी कह लीजिए, थोड़ी बहुत जो गतिशीलता है वो देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? ऑप्शन में है सामान्य निवास, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहयोग और भावना या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता पूछ रहा है, तो सामान्य निवास है, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहयोग और भावना, ये सारे हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो ये सारे प्रश्न थे आज के। ये जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा आयोग ने जो आंसर दिया है उसमें ई माना है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को अगर इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण मिलता है तो
ज़रूर कमेंट में शेयर करें। यहाँ पर मुझे एमएन श्रीनिवास लग रहा है क्योंकि नेट में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कोई प्रमाण मिल रहा है तो ज़रूर शेयर करें कमेंट में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।